हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कमल कनवारिया जी के सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष जोधपुर सिटी से। मैं आपका सबका जो भी राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। ठीक है, ये जो पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष श्रीमान कमल जी कनवारिया साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। मेरा पहला वीडियो कुछ समय पहले आया था जिसने अभी तक लगभग 10,000 लोगों ने देखा था। बहुत अच्छे कमेंट मिले थे, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अंदर करीब से करीब ये जो ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर आपके एग्जाम पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन एज इट आने वाले हैं। ध्यान दीजिए आप। वो टॉपिक हमारा जो है कैटलॉगिंग से जुड़ा हुआ है, जो हमारा नया सिलेबस है। ठीक है, नया सिलेबस का जो यूनिट 2 है जिसका नाम कैटलॉगिंग है। और कैटलॉगिंग जो टॉपिक देखकर अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब ये टॉपिक पढ़ोगे, ये टॉपिक इतनी आसानी से जो है आपको याद हो जाएगा और आप खुद वास्तव में महसूस करोगे कि यार टॉपिक कितना डिफिकल्ट था। क्योंकि आज जो मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कैटलॉगिंग का, वो जो है आपका जो है 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपका जो सेकंड पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर 10 क्वेश्चन कवर करेगा। ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको जरूर अभी जो है शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आज इस चैनल पर विशेष रूप से ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूं क्योंकि आपने जो है मेरे द्वारा जो है कमल जी के इस यूट्यूब चैनल पर पहला टॉपिक आया था, वो जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है ना भाई, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, जिसमें अभी तक करीबन 10,000 प्लस लोगों ने देखा है और आपके शानदार कमेंट किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है भाई। और हमारे जो कमल जी कनवारिया जो है पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर सेकंड ग्रेड वैकेंसी को निकालने के लिए, कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकालने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयासों को सलाम करता हूं। और आज मैं सेकंड यूनिट का जो कैटलॉगिंग का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। आज ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये क्लास देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वास्तव में कि जो है इस कैटलॉगिंग में से सवाल कैसे बनेंगे और हमें आंसर कैसे देना है। क्योंकि कैटलॉगिंग जो है अलग अलग जो टॉपिक अगर हम बनाते हैं तो करीबन 15 क्लास होती है। कितनी क्लास होती है? 15 क्लास होती है, जिसमें से पहली क्लास में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जो है लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है ना, ताकि और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपका जो कमेंट है जो मुझे प्रेरित करेगा और क्लास इस YouTube चैनल पर लाने के लिए। और इस ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो भी इस YouTube चैनल, जो कमल जी का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, जो भी आप इस YouTube चैनल पर जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक विशेष सूचना लेकर आया हूँ। विशेष सूचना क्या है? ये सूचना ये है कि आप जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए विशेष सूचना ये है, मैं आप सबको इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। ठीक है ना भाई, मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूं, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि जो है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 की जो परीक्षा है, जो फाइनल हो चुकी है 11 सितंबर को, इसलिए मैं करीबन 50 दिन पहले, ठीक है ना भाई, आपका एग्जाम है 11 सितंबर को, और उससे 40 दिन पहले जो हम एक फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए आप, फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो ये बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री होगा। ठीक है ना भाई, ये फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट है, ये कोई भी विद्यार्थी दे सकता है, कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। ठीक है ना भाई। अब इसको कैसे देना है, क्या करना है, जो मैं आपको पूरी डिटेल बताना हूं। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 31 जुलाई को, अभी बता रहे हैं 31 जुलाई को आप ये फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट देने के लिए जरूर आए। इस टेस्ट के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटलॉगिंग शुरू करने वाले हैं। ध्यान दीजिए आप, इधर जो हमारा जो ये ऑनलाइन जो है, ध्यान दीजिए आप, ऑनलाइन फ्री मेगा टेस्ट, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन फ्री
मेगा टेस्ट जो होने वाला है, ठीक है ना, ये ऑनलाइन फ्री मेगा टेस्ट जो हम आयोजित कर रहे हैं, ये आयोजित कर रहे हैं हम 31 जुलाई को। कब कर रहे हैं भाई? 31 जुलाई 2022 को, ठीक है भाई। 31 जुलाई अर्थात 2022 मतलब संडे को, ठीक है ना भाई। 31 जुलाई जो है आपके परसों है, संडे को जो है ये मेगा टेस्ट होगा, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो शुरू होगा शाम को 6 बजे। कितने बजे होगा? शाम को 6 बजे टेस्ट शुरू होगा। इस टेस्ट को देने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप है, ठीक है ना भाई, आपको प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल में, और प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप है हमारा, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना भाई। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप सबसे पहले जो है हमारे ऐप में जाइए, ऐप में जाकर आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, प्ले स्टोर में जाकर आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया को जो जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है भाई। डाउनलोड कर लीजिए आप, ऐप आराम से डाउनलोड कर लीजिए आप। डाउनलोड करने का कोई पैसा वगैरह नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री में ला रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाइब्रेरी साइंस की बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल फ्री में जो है आपको देने के लिए आया हूँ, ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाते ही प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आप जैसे ही अंदर जाओगे तो अंदर आपको जो है हमारा शेड्यूल दिख जाएगा, वो उसके अंदर आएगा ऑनलाइन फ्री मेगा टेस्ट, ठीक है भाई, जो आपको कब होगा? 31 जुलाई 2022 को, जो आपको शाम को 6 बजे से शुरू होगा, जो रात के 12 बजे तक, शाम को 6 से रात के 12 बजे तक आप 6 घंटे में कभी भी वो टेस्ट दे सकते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर होगा क्या, ध्यान दीजिए। इस टेस्ट के अंदर जो आपका सेकंड पेपर आएगा, ठीक है ना, जो 11 सितंबर को आप सेकंड पेपर दोगे आप लाइब्रेरी साइंस का, जिसके अंदर इसी टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे भाई? 100 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका जो बोर्ड पेपर जो बनाया गया उसी स्टैंडर्ड का होगा, ध्यान दीजिए आप। ये जो आपके बोर्ड पेपर जो बनाएगा ना उसी स्टैंडर्ड का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ध्यान दीजिए आप। ये 100 क्वेश्चन है ना, ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस आएगा, ध्यान रखना। जो आपके सिलेबस में चारों यूनिट है ना, चारों यूनिट के हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन मैंने उठाया, और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 50 मिनट्स, ठीक है भाई। आपको 50 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। आप किसी बच्चे ने कहा सर 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट्स रखिए आप, नहीं, मैंने कहा 100 मिनट्स रखेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। 100 मिनट हैं तो सबसे पहले जो आते सवाल वो उनको जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर वो किताबें वगैरह खोल देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई कौन सी किसकी फर्स्ट रैंक आई है, किसकी सेकंड रैंक आई है, किसकी थर्ड रैंक आई है, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान दीजिए आप, इसलिए 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका जो टाइमिंग होगा वो होगा आपके 50 मिनट्स, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको 2 सवाल करने, मतलब 30 सेकंड में आपको एक सवाल आराम से पढ़कर उसके अंदर करने हैं, ठीक है ना भाई। तो आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है ये आपको 50 मिनट्स में करने हैं, ताकि जो है उस समय और लास्ट में जाकर आपको सबमिट करना है, और इसके आंसर की जो है अगले दिन आपको जारी कर दी जाएगी। और जो भी टॉप 100 लोग आएंगे, ठीक है ना, टॉप 100 का जो नाम है हम जो अगले वीडियो के अंदर जो है बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग जो है 50 मिनट्स रहेगी, 50 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये हमारा जो सेकंड पेपर होगा जो 11 तारीख को लाइब्रेरी साइंस का, वो पूरा पेपर होगा और पूरा जो है सिलेबस इसके अंदर कवर होगा, ठीक है ना भाई। तो आपको 31 जुलाई को सबको आमंत्रित है मेरी तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड भेज रहा हूं मैं आप सबको इस YouTube चैनल के माध्यम से। 31 जुलाई को आपको ये टेस्ट देना है, और इस टेस्ट के देने के बाद आप अपने अंदर आप अपने आप को मूल्यांकन करोगे कि हमारे जो है कितने नंबर आते हैं, कौन से यूनिट में से कमजोर है मेरी, जैसे कैटलॉगिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे, चौथी यूनिट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से भी आएंगे। जब ये पेपर दोगे ना आप, ठीक है ना, इस पेपर देने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि अधिकतर कौन से यूनिट में से क्वेश्चन गलत हुए। आपको लगेगा कि भाई कैटलॉगिंग वाले गलत क्वेश्चन हुए हैं, तो आपको जो उसके बाद आप कैटलॉगिंग वाला टॉपिक ज़्यादा पढ़ोगे आप, ठीक है ना। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है।
ठीक है ना। तो मैं आपको स्पेशली आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और भी अगर आपको इसके अलावा और भी आपको फ्री में लाइब्रेरी साइंस सेकंड ग्रेड राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ध्यान दीजिए, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ठीक है ना, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 का और भी कुछ आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा मेरा स्पेशल व्यक्तिगत मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, वो आप यूट्यूब चैनल जो है सर्च कर लीजिए आप। हमारा व्यक्तिगत मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है, आप यूट्यूब में जाकर आप सर्च कर लीजिए OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। यूट्यूब में जाकर आप सर्च कर लेना OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यूट्यूब में जाकर सर्च करोगे OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये यूट्यूब चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। जैसे ही आप सर्च करोगे और सब्सक्राइब कर देना, उसके अंदर बहुत सारे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो हमारा यूट्यूब चैनल ये मेरा पर्सनल है जिसके अंदर हर एक टॉपिक आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन 31 जुलाई को जरूर हमारे ऐप के अंदर आप ऐप के अंदर ये टेस्ट जरूर दीजिए, सेकंड पेपर। ये 31 जुलाई देगा, 31 जुलाई को आप ये टेस्ट देना है आपको शाम को 6 बजे। कितने बजे से भाई? शाम को 6 बजे इसके अंदर आपको देना। इसकी आंसर की अगले दिन आपको मिल जाएगी। इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द सॉल्यूशन आपको OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन भी करवा देंगे, ठीक है। 31 जुलाई के बाद ध्यान दीजिए आपका एग्जाम है 11 सितंबर, ठीक है ना भाई, 11 सितंबर। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वास्तव में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो लाइब्रेरी में, जो चीजें मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कैटलॉगिंग वाला, ये टॉपिक किताबों के अंदर नहीं मिलता, ध्यान रखना। अगर किताबों के अंदर मिल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में से करीबन 10 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होंगे, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहा हूँ किस तरीके से तैयारी करना। तो ध्यान दीजिए, जब आप 31 जुलाई को ये टेस्ट दोगे और उसके बाद आपका एग्जाम है 11 सितंबर को, तो 31 जुलाई के बाद आपके पास रहेंगे 40 दिन, ठीक है ना। आपके पास 40 दिन रहेंगे और 40 दिन के अंदर आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को ज़्यादा जोर देना है, किस यूनिट को कम पढ़ना है, प्रैक्टिकल के सवाल कैसे बनेंगे, ठीक है ना भाई, किस तरीके से सवाल आएगा, अलग अलग कॉलम क्लासिफिकेशन में भी छोटे छोटे टॉपिक है, किस तरीके से, ये सब पता चल जाएगा आपको इस पेपर के अंदर 31 जुलाई के अंदर। क्योंकि 31 जुलाई को आपका ये मेगा टेस्ट होने वाला है जो बिल्कुल फ्री है, ध्यान दीजिए आप, फ्री है बिल्कुल, इसमें 1 रुपये भी आपको नहीं देना है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगी, इसकी PDF भी ऐप के अंदर डाल दी जाएगी। और उसके बाद अगर आपका जो परफॉर्मेंस है 31 जुलाई को जो परफॉर्मेंस होगा आपका, फिर मान लो कि आपको 60 क्वेश्चन सही होते हैं या 70, जैसे मान लो कि 100 में से 60 क्वेश्चन आपके सही हुए और आपके 40 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। तो 40 क्वेश्चन जो गलत हुए वो देखिए आप, वो 40 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्लासिफिकेशन में से गलत हुए, कैटलॉगिंग में से गलत हुए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में से हुए या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में से हुए। उसके बाद आपको 40 दिन की जो रणनीति है मैं आपको जल्द आपके साथ बताने वाला हूं कि अगले 40 दिन के अंदर आप इस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, जो अभी 2018 वाले जो भर्ती है इसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छी रैंक आने की वजह से मुझे घर से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर स्कूल मिल गई हैं। जोधपुर सिटी में मैं रहता हूं और ऑफलाइन भी जोधपुर सिटी के अंदर ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे से तो मैं ऑफलाइन भी जोधपुर सिटी महामंदिर, जोधपुर में महामंदिर में ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं। और कमल जी कमल जी को मैं पिछले काफ़ी 5-6 साल से जानता हूं। कमल जी 2016 वाली भर्ती में वो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन मैं उस भर्ती में 1 सवाल से रह गया था। उसके बाद 17-18 में केवी का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन वो कहता है ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। तो मेरी किस्मत में नौकरी मेरे घर के पास ही लिखी हुई थी और
मेरे किस्मत में ये लिखा था आपसे मिलना और आपको पढ़ाना, आपको गाइडेंस देना था, ठीक है ना। तो अब जो आगे हम टॉपिक शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए मैं आपको फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो है 31 जुलाई को, ध्यान दीजिए 31 जुलाई को हमारा जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है भाई ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ध्यान दीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया को आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री जो है ये आपका जो टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट ये होने वाला है। जो ये 31 जुलाई जो आपकी तैयारी का दिशा को चेंज करेगा कि अब आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि उसके बाद भी आपको 40 दिन मिलेंगे। 40 दिन के अंदर क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को ज़्यादा जोर देना, सवाल कैसे पुटअप होंगे, ये सब चीज़ें मैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना भाई, इस चैनल पर भी आऊँगा, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई दोस्तों। ये जानकारी थी, ये मेरी तरफ से आपको इन्विटेशन है, जरूर पधारिएगा 31 जुलाई को शाम को 6 बजे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के ऊपर, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, आइए भाई, चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटलॉगिंग सेकेंड यूनिट। जो सेकेंड यूनिट है ना भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैटलॉगिंग है, इस पूरे यूनिट के अंदर करीबन 30 से 35 क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंदर अधिकतर प्रैक्टिकल वाली चीजें आएगी, वो प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझाऊंगा, जो ये चीजें किताबों के अंदर नहीं मिलेगी आपको। मैं सारे जो कंटेंट है और भी आपको कंटेंट देखिए, तो हमारा जो चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कभी कभी जरूर जो है कमल जी के चैनल पर आने वाला हूँ, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसके दूसरी बात ये चीज़ ध्यान दीजिए आप कि जो 31 जुलाई को जो ये मेगा टेस्ट होने वाला है, ध्यान दीजिए आप 31 जुलाई को जो ये मेगा टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए इधर। ये 31 जुलाई को जो, ध्यान दीजिए 31 जुलाई, याद रखना 31 जुलाई को ये फ्री मेगा टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखना। इसके जो विनर होंगे, ध्यान दीजिए, इसके जो इस मेगा टेस्ट के जो विनर होंगे टॉप 3, ध्यान दीजिए आप, जो इस मेगा टेस्ट के अंदर जो विनर होंगे टॉप 3 होंगे, जो टॉपर्स होंगे 3, तीनों टॉपर्स को मेरे आने वाले जो बुक है, ध्यान रखना, मेरी बुक आएगी अभी ऑब्जेक्टिव की मेरी बुक आने वाली है, करीबन आपके 5 से 7 अगस्त के बीच में आने वाली है। वो बुक जो है इनाम के रूप में फ्री दी जाएगी, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। जो भी इस मेगा टेस्ट के अंदर जो टॉप 3 करेंगे, जो टॉप के जो 3 कैंडिडेट होंगे, उनको मेरी जो तरफ से जो है मेरे आने वाले जो बुक है, मैं और कमल जी कनवारिया के मार्गदर्शन से, ध्यान रखना, मैं सुमेर सिंह कछावा आपका दोस्त और हमारे मित्र जो कमल जी कनवारिया हैं, हम दोनों के मार्गदर्शन के ऊपर आधारित एक ऑब्जेक्टिव बुक जो जल्द आपके मार्केट के अंदर आने वाली है। लेकिन जो इस फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट में जो है वो टॉप 3 आएंगे, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आएगी, उनको ये किताब जो मेरी तरफ से गिफ्ट दी जाएगी। समझ गए बात को आप, ठीक है। और भी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो वास्तव में कि ठीक है ना, कि सर हम और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मेरे जो है पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 86 195, ठीक है, 77 803, 86 195 77 803, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आपको कुछ भी अगर पूछना है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 86 195 77 803, 8619577803, ध्यान दीजिए, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कुछ पूछना है ऐप के बारे में, सर मेगा टेस्ट, ऑनलाइन मेगा टेस्ट के बारे में, तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जो है यूनिट जो सेकंड है कैटलॉगिंग वाले। बच्चे काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे सर कैटलॉगिंग पढ़ाओ, लेकिन पिछले 3 दिन से जोधपुर के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसकी वजह से जो है क्लासें नहीं हो पा रही है। लेकिन अब रेगुलर क्लासेज जो हम शुरू करने वाले हैं। जो हमारे कैटलॉगिंग जो है टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक में से करीब करीब 10 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। सवाल कैसे बनेंगे, उत्तर कैसे देना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी कैटलॉग एंट्रीज। ध्यान दीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो है मैं और कमल जी कनवारिया पिछले 2016 से जुड़े हुए हैं। वो मुझे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मेरे अनुभव जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया, क्या अनुभव रहा, कैसे पढ़ना है, किस जो है टॉपिक को ज़्यादा जोर देना है, ताकि आपको ये पता चले। क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं लेकिन उनका लास्ट में फिर वो सिलेक्शन नहीं होता, 5 नंबर 10 नंबर रह जाते हैं। तो वो कहाँ पर गलतियाँ करते हैं वो स्टूडेंट्स, वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। ध्यान दीजिए इधर आप। तो लाइब्रेरी कैटलॉग एंट्रीज, जिसका नाम है पुस्तकालय सूची प्रविष्टि। क्या नाम है भाई? पुस्तकालय सूची प्रविष्टि। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, और कैटलॉग। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक कोई अंग्रेजी वर्ड आ रहा है ना, उस अंग्रेजी वर्ड को आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए। अब जैसे मैंने पुस्तकालय लिखा, तो पुस्तकालय को लाइब्रेरी, ये तो ईजी है। अब सूची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैटलॉग। तो सूची आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए कैटलॉग की बात करें। और प्रविष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंट्रीज। तो जब भी कहीं क्वेश्चन के अंदर या कहीं नोट्स के अंदर जो आ जाता है ना प्रविष्टि, तो प्रविष्टि को ध्यान दीजिए आप, जो है क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंट्री। और मैं आपको एक फिर से बताना चाहता हूं कि जो आपका जो ये सिलेबस है, जो सेकंड पेपर है आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का लाइब्रेरी साइंस का, ये पूरा जो सिलेबस है सिर्फ 45 घंटे का। कितने घंटे का है भाई? 45 घंटे का है। लोगों को डरा दिया गया था कि भाई ये 100 घंटे का क्लास है, 150 घंटे की क्लास है। कुछ नहीं है, छोटी सी यूनिट है। आपको पता होगा केवीएस के अंदर 6 पार्ट होते हैं, सिलेबस के अंदर, केवीएस एनवीएस के अंदर, जिसमें सिर्फ एक पार्ट छोटा सा निकाल के आपको दे दिया। ध्यान दीजिए आप, कहीं नहीं है, सिर्फ 45 घंटे का कोर्स है। और 31 जुलाई को जो एग्जाम होगा आपका, उसके बाद भी आपके 40 दिन आपके पास रहेंगे। अगर रोज का 5 घंटे पढ़ता है वो, तो 9 पंजे 45, 9 दिन के अंदर वो अपना कोर्स पूरा कर चुका होगा, ठीक है ना। अगर 31 जुलाई के बाद भी अगर वो कहता कि नहीं मुझे लाइब्रेरियन बनना, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लीजिए आप, ठीक है ना भाई। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप कर लीजिए। तो अगर वो 45 घंटे का कोर्स है, अगर वो वास्तव में अगर 9 दिन, अगर रोज के 5 घंटे पढ़ता है, तो 9 दिन के अंदर जो है वो आप आराम से वो पूरा कोर्स कर सकता है। उसके बाद भी उसके पास 1 महीना बचेगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना भाई। रिवीजन करने के लिए उसका जो है 1 महीना बचेगा। और तब तक मार्केट के अंदर मेरे और कमल जी कनवारिया के साथ, कमल जी कनवारिया जी और मेरे द्वारा मार्गदर्शन में एक शानदार ऑब्जेक्टिव की किताब आने वाली है, जो जल्द आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है भाई। तो चैनल को शुरुआत कीजिए, ध्यान दीजिए। तो टॉपिक हमारा क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग एंट्रीज, पुस्तकालय सूची प्रविष्टि कहते हैं, ठीक है। तो सूची का जो उद्देश्य पाठक के विभिन्न अभिगमों की पूर्ति करना होता है। जो कैटलॉगिंग होती है ना, कैटलॉग जो होता है, जैसे आप लाइब्रेरी में जब आप जाओगे आप, ठीक है ना, और आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, तो वहां पर आपको एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैटलॉग के अंदर क्या होता है कि जो पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला या रीडर के विभिन्न अभिगमों की पूर्ति करना होता है। जैसे ही वो यूजर आएगा, अब यूजर को पता नहीं होता ना, जो वो लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति आता है, पाठक आता है या यूजर या रीडर आता है, उसको पता नहीं होता है कि लाइब्रेरी के अंदर किताबें कहाँ पड़ी है, कितनी किताबें हैं, ठीक है ना भाई। साइंस की कितनी किताबें हैं, इंजीनियरिंग की कितनी किताबें हैं, फिलोसफी की कितनी है, साइकोलॉजी की कितनी किताबें, उसको आइडिया नहीं होता है। तो वो क्या करता है, या इस लाइब्रेरी के अंदर कौन सा अखबार आता है, इंग्लिश का कौन सा आता है, हिंदी का कौन सा आता है, मैगजीन कौन सी आती है, तो उसको इतना आइडिया नहीं रहता है। तो उस समय वो क्या करेगा, तो वो उस समय ध्यान रखना, जब उसके पास वो कैटलॉग होगा, कैटलॉग वो सूची बनी हुई होगी, सूची के अंदर वो देख लेगा कि हाँ इसके अंदर राजस्थान पत्रिका आता है, दैनिक भास्कर आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कौन सा अखबार आ रहा है, तो उस सूची के अंदर सब कुछ उसको पढ़ी रहे, उस सूची के अंदर सब कुछ लिखी हुई होती है। तो ध्यान रखना, जो सूची होता है वो क्या करता है, सूची के अंदर सारी जानकारी होती है, तब उसको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर इंग्लिश का अखबार आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो आराम से टाइम्स ऑफ इंडिया जो है जहाँ पर वो रैक पड़ी रहती है
वहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया उठाएगा और पढ़ लेगा। और उसको लगेगा टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता है तो वो सूची पढ़कर चुपचाप चला जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिए, सूची का उद्देश्य पाठ्य के विभिन्न अभिगमों की पूर्ति करना है, क्योंकि पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पाठक अनेक प्रकार के अभिगमों के साथ पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। समझ आएगा? क्योंकि हर एक रीडर की अलग अलग सोच होती है। ठीक है ना। वो चाहता है कि भाई अखबार पढ़ना चाहता है कि उसका फेवरेट है राजस्थान पत्रिका, तो जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाएगा, कि वो लाइब्रेरी के अंदर जाएगा तो लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है ना। आप भी प्राइवेट जो लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई होती है तो आप जाते ही डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे। लाइब्रेरियन बैठा है, ए भाई लाइब्रेरियन साहब इधर आओ, मुझे ये अखबार हैकनी है, इस तरीके से पूछो, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके सामने वो कैटलॉग पड़ा रहेगा, तो कैटलॉग के अंदर देख लेगा कि भाई राजस्थान पत्रिका अखबार आता कि नहीं आता। तो उस कैटलॉग के अंदर उसको पता चल जाएगा भाई राजस्थान पत्रिका लिखा हुआ है, तो वो जाकर वहाँ से रैक पड़ी रहेगी, रैक में से राजस्थान पत्रिका जो है अखबार उठाएगा और पर्टिकुलर पढ़ेगा और चुपचाप जो उसको अखबार को रख देगा और वहाँ से चला जाएगा। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पाठक अनेक प्रकार के अभिगमों के साथ पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। अलग अलग जो रीडर्स आते हैं अलग अलग चीज़ें ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं, और जो अलग अलग मटेरियल वो वहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो लाइब्रेरी में आते हैं। प्रत्येक पाठक की आवश्यकता एवं उद्देश्य भिन्न भिन्न विभिन्नताओं को देखते हुए प्रविष्टियों का सर्वमान्य वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। ठीक है भाई। प्रत्येक जो पाठक है उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। ठीक है ना। उनको देखते हुए जो एंट्रीज होती है, प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। ठीक है भाई। दो तरह के जो कैटलॉग जो है ना, लाइब्रेरी कैटलॉग की दो एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है? दो। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सवाल यही बनेगा। ठीक है ना भाई। प्रविष्टियां कितने प्रकार की होती है? तो प्रविष्टियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है मेन एंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य प्रविष्टि। क्या कहते हैं भाई? मुख्य प्रविष्टि। और दूसरा होता है एडेड एंट्री, जिसको क्या कहते हैं? सहायक एंट्री। और एक कई जगह इतर एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतर प्रविष्टि भी कहते हैं। तो मैं आपसे फिर से निवेदन कह रहा हूँ, हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, हो सके इंग्लिश में याद रखिए, बहुत इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहला सवाल आपके बन गया। सवाल आएगा एंट्री कितने प्रकार की होती है? कैटलॉगिंग में अर्थात सूचीकरण में एंट्री कितने प्रकार की होती है? तो सूचीकरण में एंट्री दो प्रकार की होती है। एक तो होता है मेन एंट्री, जिसको कहते हैं मुख्य प्रविष्टि। दूसरा होता है एडेड एंट्री, जिसको क्या कहते हैं भाई? सहायक प्रविष्टि कहते हैं। याद हो जाएगा भाई आपको पहला सवाल। ठीक है ना। तो एंट्री कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की, मेन एंट्री और जो है एडेड एंट्री है। ध्यान दीजिए। तो दो प्रकार की जो एंट्री होती है, मेन एंट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? मुख्य प्रविष्टि। क्या कहते हैं भाई? मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। ध्यान दीजिए। मेन एंट्री होती क्या है, उसके अंदर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीजें, क्या जानकारी होती है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य प्रविष्टि से तात्पर्य है उस प्रविष्टि से है कि जो ग्रंथ, अंडरलाइन कर लेना, जो ग्रंथ की अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। सवाल वहां पर परीक्षा में बनेगा कि भाई कौन सी एंट्री में, ठीक है ना, कौन सी एंट्री में जो है सबसे महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरा सवाल ये बन गया, सवाल आएगा कि इन विच एंट्री द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है भाई। कौन सी एंट्री में या कौन सी प्रविष्टि में जो है पुस्तक की, ग्रंथ का मतलब क्या होता है भाई? पुस्तक, बुक। ध्यान रखना। ठीक है ना। ग्रंथ को बुक या पुस्तक कहते हैं। तो सवाल क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन होता है? तो सवाल ध्यान रखना है, ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि या कौन सी एंट्री में पुस्तक की या ग्रंथ की अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन होता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना, जो किताबों की जो महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन कौन सी एंट्री में होता है भाई? मेन एंट्री में होता है। कौन सी एंट्री में होता है भाई? मेन एंट्री में होता है। तथा अधिकतम पाठकों की मांग की पूर्ति करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंट्री जो है अधिकांश पाठकों की, अधिकांश रीडर की पूरी मांगों को पूर्ति करती है। तो ध्यान रखना, मेन एंट्री जो ऐसी है जो सभी पाठकों की जो मांग होती है, सभी रीडर्स, सभी
लाइब्रेरी में जो यूजर्स होते हैं उनकी मांगों को पूर्ति करती हैं। ये सवाल बन गया, ध्यान रखना। तो कौन सी एंट्री भाई? मेन एंट्री जो है अधिकांश पाठकों की मांग को पूर्ति करती है। 3 सवाल हो गए भाई। रंगारत्न की अनुवर्ग सूची में विशिष्ट विषय प्रविष्टि, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्रीज, को मुख्य प्रविष्टि बनाया गया है। रंगारत्न की जो कोई प्रविष्टि है एंट्री, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्रीज को मेन एंट्री बनाया गया है, जबकि AACR में लेखक के नाम से मुख्य प्रविष्टि तैयार की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में AACR पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो AACR में जो है जो मेन एंट्री किसके द्वारा होती है भाई? लेखक के नाम से होते हैं। किसके नाम से भाई? लेखक के नाम से होती है, जो AACR में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो मेन एंट्री समझ में आ गई आपको। मेन एंट्री का 2 सवाल बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एंट्री में ग्रंथ की अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन होता है। तो महत्वपूर्ण सूचना का समायोजन किस में होता है? मेन एंट्री में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंट्री में अधिकांश जो रीडर्स होते हैं उनकी मांग पूरी हो जाती है? तो अधिकांश रीडर की मांग किस में पूरी हो जाती है? मेन एंट्री में हो जाती है। और एंट्री कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। ठीक है भाई। ये 3 सवाल आपके हो गए। मैंने कहा था 10 सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे इस टॉपिक में से, थोड़ा धैर्य रखिए आप। ठीक है। दूसरा जो है भाई एंट्री, जिसका नाम है सहायक प्रविष्टि। क्या नाम है भाई? सहायक प्रविष्टि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेड एंट्री। क्या कहते हैं भाई? एडेड एंट्री कहते हैं। अब सहायक प्रविष्टि क्या होती है कि पाठकों की अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने हेतु अनेक सहायक प्रविष्टि का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। देखो महत्वपूर्ण जो सूचना, सुनिए इधर, महत्वपूर्ण सूचना तो किस में होती है भाई? मेन एंट्री में हो जाती है। और अधिकांश जो मांग है वो मेन एंट्री से पूरी हो जाती है। लेकिन एडिट एंट्री में क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है, अतिरिक्त मांग को अंग्रेजी में क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डिमांड। ठीक है ना। अगर मान लो कि और ज्यादा डिमांड करते हैं रीडर्स, तो पाठकों की जो एक्स्ट्रा डिमांड अर्थात अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने हेतु तो अनेकों सहायक प्रविष्टि का निर्माण किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं भाई? सहायक प्रविष्टि कहते हैं। और ज्यादा मांगों को पूर्ण करने के लिए क्या बनाई जाती हैं भाई? एडेड एंट्रीज, अर्थात सहायक जो है प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। समझ में आ गया भाई? यहां तक आगे देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको पहले ही कहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट है। CCC, ध्यान दीजिए आप। CCC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में से मैंने आपको कहा था 10 सवाल आएंगे। तो 10 सवाल इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पेन और रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, सर आप PDF दे दीजिए, वो दे दीजिए। नहीं, मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूं। अगर वास्तव में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, अगर वास्तव में इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लीजिए। आपको आप जो है इस भर्ती में जीत जाओगे, आप विजेता बनकर उभरोगे। ठीक है ना। जो भी इस टॉपिक को देख रहे हैं, सबसे पहले पेन और रजिस्टर अपने पास रखिए। जैसा जैसा मैं नोट डाउन करवा रहा हूं वैसा वैसा आप नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आप मिल भी जाएगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। और कैटलॉगिंग में बहुत सारे लोगों के अंदर भय है, डर है, भयभीत हो चुके हैं वो लोगों, क्योंकि आपको जो है बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन मैं एक सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। ठीक है ना। क्योंकि मैं आज इस चैनल पर इसलिए वापस आया हूं क्योंकि आपने करीबन मेरे पहले वीडियो को, जो करीबन 2 सप्ताह पहले जो इस चैनल पर आया था, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपने बहुत अच्छा प्रेम जो स्नेह मेरे साथ रखा। इसकी वजह से मैंने कहा कि भाई दूसरे टॉपिक जो कैटलॉगिंग है, बच्चे डिमांड कर रहे थे कैटलॉगिंग पढ़ाओ, तो मैंने कहा चलो आज कैटलॉगिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। वास्तव में अगर आप वास्तव में मुझसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना, मैं आपको हर एक चीज़ गाइड, मैंने 4 साल का अनुभव है। ठीक है ना। 4 साल मैंने लाइब्रेरी साइंस में बिताए थे, 2016 से 2020 तक। ठीक है। थर्ड ग्रेड में 16 वाले थर्ड ग्रेड में हुआ नहीं था मेरा, एक सवाल से
17 में केयू में इंटरव्यू दिया था, 18 में भी दिया था केयू में इंटरव्यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं हो पाया था, ठीक है ना। और उसके बाद जोधपुर एम्स का भी रिटर्न निकाला मैंने, उसके बाद अहमदाबाद हाईकोर्ट का भी एक एक पोस्ट पे मैंने रिटर्न निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल में नहीं हो पाता था, ठीक है ना। लेकिन वो कर्मों में यही लिखा हुआ था कि जो है घर के पास ही नौकरी करनी थी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपका भी सिलेक्शन हो, लेकिन अगर वास्तव में आप सिलेक्शन चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम तक मैं आपको गाइड करूँगा, आपके 11 सितंबर तक मैं आपको गाइड कराऊंगा। ऐसा मत सोचे दिन कम है, दिन कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सिलेबस है, सिर्फ 45 घंटे का सिलेबस है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर आप। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करें, सीसीसी। सीसी का नाम क्या है भाई, पूरा पहले तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दीजिए आप इसके अंदर। पहला सवाल तो यही बन गया आपके, 3 तो मैंने बता दिया, चौथा सवाल ये ध्यान दीजिए, सीसी की फुल फॉर्म पूछेंगे, तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसको ध्यान रखना हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत पर सूचीकरण संहिता। क्या कहते हैं भाई, वर्गीकृत पर सूचीकरण संहिता इसको कहते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए आप। पहला सवाल तो ये बन गया भाई सीसीसी की जो है, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड याद रखना आप, ध्यान दीजिए। और क्लासिफाइड कैटलॉग को विकसित किसने किया था, डॉक्टर SR रंगानाथन ने किया था। और तीसरा सवाल बन गया था, सीसी को कब विकसित किया गया, 1934 में, ध्यान रखना। कॉलन क्लासिफिकेशन को तो 1933 में किया था, और क्लासिफाइड कैटलॉग CCC को जो है रंगानाथन के द्वारा 1934 में जो है क्या किया भाई, विकसित किया गया था, ठीक है ना। अगर पूछ ले भाई सीसी क्या है, ये 2016 में आया था, पेपर में पढ़ लेना, सीसी क्या है। सीसी ध्यान रखना, ये भारत की, ध्यान रखना, ये भारत की प्रथम वर्गीकृत सूचीकरण कोड है, ध्यान रखना, ये भारत के प्रथम वर्गीकृत, ठीक है, ये भारत की प्रथम वर्गीकृत सूचीकरण कोड है। ये अभी मैंने कल ही मैंने जो है लाइव क्लास ली थी OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस में, तो मैंने ये 2016 वाला पुराना वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, 2016 वाला जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसमें ये सवाल आया था, ध्यान दीजिए आप। ये 2016 के अंदर भर्ती आए थे, जिसमें हमारे मित्र कमल जी का सिलेक्शन हुआ था, उस पर पेपर आप उठा के देख लेना, सवाल बनेगा कि CCC क्या है, ठीक है ना। तो CCC जो है ये इंडियाज फर्स्ट क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, ध्यान रखना, ये भारत का प्रथम जो है सूचीकरण कोड है, ध्यान रखना। भारत का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है भाई, ये ध्यान रखना, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। अगर वहां सवाल बन जाए भारत का जो प्रथम जो है कैटलॉगिंग कोड कौन सा है भाई, CCC है। अगर सवाल पूछ ले भारत का तो CCC है, लेकिन वह पूछ ले भाई विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है, तो विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है भाई, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ध्यान रखना, कौन सा है भाई, ब्रिटिश म्यूजियम कोड है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1841 में हुआ था। और निर्माण किसने किया था भाई, एंथोनी, ठीक है ना भाई, एंथोनी, ध्यान दीजिए इधर। तो विश्व का प्रथम, ये तो भारत का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, ध्यान रखना, भारत का जो है क्लासिफाइड कैटलॉग। सवाल यही बनेगा, 2016 में भी आया था, बता रहा हूं मैं आपको, 2016 में सवाल आया था कि CCC यार अर्थात CCC क्या है, तो CCC वहां पर आंसर था इंडियाज फर्स्ट क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, भारत का प्रथम वर्गीकृत पर सूचीकरण संहिता है, भारत का प्रथम जो सूचीकरण कोड कौन सा है, CCC। लेकिन सवाल वहां बन जाए कि विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है, विश्व वर्ल्ड फर्स्ट कैटलॉगिंग कोड, विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड कौन सा है भाई, ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड है। क्या नाम है भाई, ब्रिटिश म्यूजियम कोड है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, पेनीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पेनीजी कोड भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है इसका निर्माण 1841 में हुआ था, और 41 में किसने निर्माण किया था भाई, एंथोलॉजी पेनीजी ने, ध्यान रखना, याद रखना, एंथोलॉजी पेनीजी एक व्यक्ति का नाम है, एंथोलॉजी पेनीजी के द्वारा जो है विश्व का प्रथम सूचीकरण कोड, जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1841 में की गई थी, ठीक है ना भाई।
ये हमने पूरा इसका वीडियो पढ़ना है तो हमारा जो चैनल है OSI4 लाइब्रेरी साइंस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए भाई, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया आपके। तो करीबन मैंने 7 सवाल बता दिया आपको, ध्यान दीजिए। तो CCC का विकसित किया गया रंगानाथन के द्वारा। कब रंगानाथन के द्वारा किया गया? 1934 में। तो फर्स्ट इसके ध्यान रखना। हाँ, और अगला सवाल बनेगा CC के कितने CCC के कितने एडिशन है? तो CCC के ध्यान रखना, CCC को 5 एडिशन में प्रकाशित किया गया। ये 8वां सवाल अगला बन गया आपके कि भाई CCC को कितने एडिशन में प्रकाशित किया गया? तो CCC को ध्यान रखना है 5 एडिशन में प्रकाशित किया गया। कितने एडिशन में भाई? 5 एडिशन में। पहला एडिशन कब आया था? 1934 में। सेकेंड एडिशन कब आया था? 1945 में। थर्ड एडिशन कब आया था? 1951 में। फोर्थ एडिशन कब आया था? 1958 में। और फिफ्थ एडिशन कब आया था? 1964 में। ठीक है ना, 1964 में आया। ठीक है ना। आपको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कितना पसंद आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, सवाल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। ठीक है भाई। और वास्तव में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, लास्ट तक देखिए रहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है और मज़ा आया वास्तव में पढ़ने का, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर जरूर कमेंट करना। आप ध्यान दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले बता दिया है। ठीक है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आपको बता दो आपको फिर से, 8619577803। ध्यान रखना, 8615577803। अगर वास्तव में एक क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगी, आपको लगा कि वास्तव में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट कीजिए। ये मेरे पर्सनल नंबर है। ठीक है ना। मेरा एक स्लोगन है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक नारा है, एक स्लोगन है कि पढ़े उनसे, ध्यान दीजिए, पढ़े उनसे जो खुद चयनित हो। आपको पढ़ना उन लोगों से, ठीक है ना, उन टीचर से पढ़िए जो खुद सिलेक्टेड है, वही आपको गाइड कर पाएंगे। जो सिलेक्टेड ही नहीं है वो आपको क्या गाइड कर पाएंगे? समझ आएंगे भाई, ये चीज ध्यान रखना। आप ध्यान दीजिए, समझ में आ गया भाई? ये पांचों। पहला अगला सवाल बन गया आपके कि CCC की फुल फॉर्म हो गई आपके किसके द्वारा? रंगानाथन के द्वारा। कब इसको CCC को प्रकाशित किया गया? 1934 में। और इसको कितने 5 एडिशन है? CCC के कितने एडिशन है भाई? 5 संस्करण है। पहला कब आया था ये याद करना भाई। अच्छा 1934 में। दूसरा कब आया? 1945 में। तीसरा 51 में। चौथा 58 और 64। इसलिए पांचों याद करने हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 2 प्रकार की एंट्रीज का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की भाई? 2 प्रकार की एंट्रीज का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की एंट्रीज का प्रयोग किया जाता है। पहला है भाई मेन एंट्री और दूसरा है भाई एडेड एंट्री। अभी बताया था भाई। तो एक कॉलम जो एक कैटलॉगिंग में है, चाहे एक जो है अपना क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है, इसके अंदर 2 प्रकार की एंट्री होती है। 2 प्रकार की एंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? प्रविष्टि होती है। पहला होता है मेन एंट्री और दूसरा क्या होता है? एडेड एंट्री। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले मेन एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो MBO के अनुसार CCC की मेन एंट्री में 6 अनुच्छेद होते हैं। 6 अनुच्छेद कौन से भाई? अनुच्छेद को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन। अब सबसे पहले हम मेन एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। और मेन एंट्री के अंदर कितने अनुच्छेद होते हैं? तो मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे। अब आपके सामने प्रैक्टिकल की चीजें आती है, किस तरीके से हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए आप। ठीक है भाई, आपका एक बार फिर से 31 जुलाई 2022 को ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर आपका मेगा टेस्ट देने के लिए आपका स्वागत है। ठीक है, तो फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट में आपको बता रहा हूं, ये 31 जुलाई 2022 को शाम को 6 बजे है। ये हमारा ऐप का लोगो है भाई। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इसको मैसेज जरूर कीजिए, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। अब देखिए आप, ठीक है, ध्यान दीजिए आप इधर। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बताना भूल गया। हाँ, यहाँ तक पढ़ रहे थे भाई। तो क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर 2 प्रकार की एंट्री होती है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन एंट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? मेन एंट्री। और ध्यान दीजिए आप, मेन एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मेन एंट्री में ध्यान दीजिए कितने अनुच्छेद होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं भाई?
6 सेक्शन होते हैं। अब 6 सेक्शन के नाम याद होना चाहिए। पहला ध्यान रखना, पहले सेक्शन का नाम है लीडिंग सेक्शन। क्या कहते हैं इसको? लीडिंग सेक्शन हो जाएगा। दूसरा सेक्शन का नाम है हेडिंग। क्या नाम है भाई? हेडिंग सेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। और तीसरे का नाम है टाइटल। क्या नाम है भाई? टाइटल सेक्शन। चौथा का नाम क्या है भाई? नोट। क्या है भाई? नोट सेक्शन। पांचवा का नाम है एक्सेशन। क्या नाम है भाई? एक्सेशन सेक्शन। और छठा का लास्ट नाम है ट्रेसिंग सेक्शन। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लगातार आपको याद करना है। ठीक है भाई। आपको ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर 2 एंट्री का प्रयोग किया जाता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। हम सबसे पहले शुरू किया हमने मेन एंट्री पढ़ने के बारे में, क्योंकि मेन एंट्री के अंदर क्या होता है? किताब की महत्वपूर्ण सूचना का संयोजन होता है, समायोजन होता है। ध्यान रखना। तो मेन एंट्री, पहला सवाल यही बनेगा कि जो है CCC के मेन एंट्री में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो कितने अनुच्छेद होते हैं भाई? 6 अनुच्छेद होते हैं। तो 6 का नाम याद होना चाहिए। ध्यान रखना, पहला है लीडिंग, दूसरा है हेडिंग, तीसरा है टाइटल, चौथा है नोट, पांचवा है एक्सेशन और छठा है ट्रेसिंग। ठीक है। और केवी के अंदर ध्यान रखना, KVS जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें जो एक सवाल आया था, सवाल क्या आएगा? सवाल क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन एंट्री का अनुच्छेद नहीं है? सवाल क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेन एंट्री अर्थात मुख्य प्रविष्टि का जो है अनुच्छेद नहीं है, मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे दिया? ऑप्शन ए लीडिंग, ऑप्शन बी हेडिंग, ऑप्शन सी टाइटल और ऑप्शन डी दे दिया नेम सेक्शन। क्या दे दिया भाई? नेम सेक्शन। ठीक है ना। सवाल ये 2018 का KVS का पेपर आया था, जिसमें मैंने 19 फरवरी 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था दिल्ली में। उसमें पेपर में सवाल आप देख लेना। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो KVS का आप पेपर देख लेना। उसमें सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से मेन एंट्री, निम्नलिखित में से कौन जो है मेन एंट्री का भाग नहीं है? तो मेन एंट्री का 3 तो दे दिया उन्होंने, चौथा दे दिया नेम सेक्शन। तो नेम सेक्शन है ही नहीं आपको। तो इसलिए ध्यान रखना, ये 6 अनुच्छेद है, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन और ट्रेसिंग है। ठीक है। अब आगे हम अपन एक एक चीज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब सबसे पहला जो 6 अनुच्छेद होते हैं, 6 अनुच्छेद को हम डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है आपको, ताकि इसमें से आपका एक भी सवाल नहीं कटना चाहिए। इस टॉपिक में से 10 सवाल आएंगे। 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जाम ऑन 11 सितंबर 2022। ध्यान दीजिए आप। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीडिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अग्र अनुच्छेद। क्या कहते हैं हिंदी में? अग्र अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है भाई। लीडिंग सेक्शन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन एंट्री में 6 अनुच्छेद होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं लीडिंग सेक्शन, जिसका नाम हिंदी में है अग्र अनुच्छेद भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। पेन और रजिस्टर ले लेना भाई हाथ में, अभी बता रहा हूँ। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप सिलेक्शन भूल जाना, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर अपने हाथों से, अगर क्योंकि 45 घंटे का कोर्स है, सिर्फ 45 घंटे का कोर्स है, रोज के अगर 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो 9 दिन में एक सिलेबस पूरा हो जाता है आपका। और जब तक अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, एक बार लिख लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए, एक बार लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद खाली लिखने की जरूरत नहीं, एक बार ही तो लिखना है आपको। उसके बाद रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। ठीक है भाई। और भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे से बात कीजिए, आप बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लीडिंग सेक्शन के बारे में, तो लीडिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो टेबल है इसको आप अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन में पुस्तक का क्रमांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉल नंबर अंकित किया जाता है, जो कि पेंसिल से लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में 2 सवाल बन गए हैं। ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में सवाल पूछे गए हैं। सवाल क्या है पहले समझिए कि इस सेक्शन का मतलब होता है लीडिंग सेक्शन में पुस्तक का क्रमांक अंक का मतलब होता है कॉल नंबर अंकित किया जाता है, जो कि पेंसिल से लिखा जाता है। सवाल क्या बनेगा कि मेन एंट्री के कौन से अनुच्छेद में, ध्यान दीजिए, मेन एंट्री के कौन से सेक्शन या अनुच्छेद में कॉल नंबर अंकित किया जाता है।
ऑप्शन ए लीडिंग ऑप्शन, ऑप्शन बी हेडिंग, ऑप्शन सी नोट, ऑप्शन सी टाइटल। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद है तो सवाल आएगा कि मेन एंट्री में अर्थात मुख्य प्रविष्टि में मेन एंट्री के किस अनुच्छेद में कॉल नंबर अंकित किया जाता है। तो कॉल नंबर कौन से जो अनुच्छेद में किया जाता है भाई, लीडिंग सेक्शन में किया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दूसरा सवाल बनेगा कि कॉल नंबर को किस से अंकित किया जाता है, कि मेन एंट्री में कॉल नंबर को किस चीज से अंकित किया जाता है। तो कॉल नंबर को किससे किया जाता है भाई, पेंसिल से किया जाता है। ऑप्शन में पेन भी होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, और भी कुछ भी देते हैं, ध्यान रखना। दूसरा सवाल बनेगा कि लीडिंग सेक्शन में, ध्यान रखना, लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर को किस से अंकित किया जाता है। तो ये पेंसिल से अंकित किया जाता है। ये दोनों सवाल ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई आपको, ये चीज ध्यान रखना आपको। ये वर्गांक वर्गीकार द्वारा, ठीक है ना, वर्गांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं बता देता हूं, क्लास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्लास नंबर, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब ये क्लास नंबर क्या होता है, अब आगे ना ये वर्गांक, ये वर्गांक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लास नंबर। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था वर्गीकरण में, कॉल नंबर। कॉल नंबर का मतलब होता है क्रमांक संख्या, जिसके 3 भाग होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर को हिंदी में कहते हैं वर्ग संख्या और शुद्ध हिंदी में कहते हैं वर्गांक। दूसरा होता है बुक नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक संख्या, और प्योर लाइब्रेरी साइंस में कहते हैं ग्रंथांक। ग्रंथांक क्या कहते हैं, ग्रंथांक। तीसरा होता है कलेक्शन नंबर, शुद्ध और हिंदी में कहते हैं संग्रह संख्या, और पुस्तकालय विज्ञान में कहते हैं संग्रहांक। क्या कहते हैं, संग्रहांक। तो क्लास नंबर क्या होता है, तो क्लास नंबर में बता देता हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गांक। ठीक है भाई, जैसे लाइब्रेरी के अंदर जैसे मान लो कोई किताब आती है, क्या आती है भाई, किताब आती है, ध्यान दीजिए। लाइब्रेरी के अंदर मान लो कि वहां पर एक किताब है, किताब का नाम, किताब कौन सी है भाई, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की कोई किताब पढ़ी है। ठीक है भाई, ठीक है, किताब पढ़ी है, किताब के ऊपर लिखा हुआ है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। तो अब इस किताब के ऊपर आपको क्या देना है, वर्गांक देना है, वर्ग संख्या देनी है। तो आपको पता है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके लाइब्रेरी में कौन सी वर्गीकरण पद्धति है, आप कौन सी वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करते हो, सीसी को करते हो, एलसीसी को करते हो, डीडीसी करते हो। मान लो सर आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी वर्गीकरण पद्धति को फॉलो किया जाता है, डीडीसी को। तो अब श्योर हो गए भाई आप अपनी लाइब्रेरी में डीडीसी वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आपको किताब पर वर्गांक देना है, क्या देना भाई, वर्गांक। तो आपके पास किताब कौन सी है भाई, किताब का नाम है भाई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपके पास किताब है, ध्यान दीजिए, ये किताब की है, किताब होगी भाई आपके। ठीक है ना, ये किताब के ऊपर लिखा हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है भाई, ये किताब आपके हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की किताब है। अब इसके ऊपर वर्गांक देना है, तो आप कौन सी वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करते हो, डीडीसी को फॉलो करते हो आप, ऑब्वियसली डीडीसी को। तो आप बताइए भाई डीडीसी में जो ध्यान रखना है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा मेन क्लास आती है, तो ध्यान रखना उसकी मेन क्लास होती है 020। तो आप 020 लिखकर गोला कर देना आप। ठीक है ना भाई, जब आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान की जो किताब है उसका जो मेन क्लास होता है, मेन क्लास आपको पढ़ा होगा आपने, 3 समरी होती है ना, फर्स्ट समरी जीपीआरएस लपटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था। उसके बाद पहला जो समरी उसके अंदर 10 जो हैं मुख्य वर्ग हैं, फिर उसके सेकंड समरी में 100 भाग हैं, फिर 1000, फिर तीसरी समरी में 1000 सेक्शन है। तो ध्यान रखना, तो आपको अगर किसी किताब का देना है वर्गांक, तो आपको किताब किसकी कौन सी है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की है, तो आपने ये 020, तो 020 ये डीडीसी का मेन क्लास होता है, तो 020 आपने लिख दिया और गोला लगा दिया, तब आपको पता चल गया भाई 020 में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की किताब होता है। तो 020 लिखते ही आपने एक इस किताब को क्या दे दिया भाई, वर्गांक दे दिया, जो कौन सी पद्धति के अनुसार, डीडीसी के अनुसार। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो ये वर्गांक जो है वर्गीकार द्वारा, वर्गीकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लासिफायर। ठीक है ना भाई, जो पुस्तकालय में किताबों को जो है ये क्लास नंबर देता है ना, उसको कहते हैं क्लासिफायर। क्या कहते हैं भाई, क्लासिफायर कहते हैं। ठीक है ना, और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, मैं आपको बता दूं कि एक तो वर्ड होता है क्लासिफायर। ठीक है ना भाई, क्लासिफायर,
फायर, ठीक है ना, क्लासीफायर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गाकार। और एक वर्ड होता है क्लासिफिकेनिस्ट, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेनिस्ट। तो क्लासिफिकेनिस्ट ध्यान रखना, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गाचार्य। क्या होता है, वर्गाचार्य। देखिए वर्गाचार्य तो कौन सा होता है, जो पद्धति का निर्माण करता है, जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेनिस्ट को वर्गाचार्य, क्लासिफिकेनिस्ट किसे कहते हैं, वर्गाचार्य। वर्गाचार्य कौन होता है, जो वर्गीकरण पद्धति को जो निर्माण करता है। जैसे रंगानाथन है, ठीक है भाई, रंगानाथन ने कौन सी वर्गीकरण बनाई थी, सीसी। जैसे मेलविन डीवी है, तो मेलविन डीवी ने डीडीसी हो गया। जैसे जेडी ब्राउन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है उसको कहते हैं वर्गाचार्य, और इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेनिस्ट, ठीक है ना। लेकिन जो क्लासिफायर क्या होता है, वो वर्गाकार होता है। जो लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरियन होता है ना, ठीक है, जो किताबें आती है, किताबों को जो है अलग अलग वर्ग संख्या देकर, उनको जो है वर्ग संख्या क्लास नंबर देकर उनको अलमारी में रखता है, उसको सॉरी किताबों के ऊपर जो वर्ग संख्या देता है उसको क्या कहते हैं भाई, वर्गाकार कहते हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए आप। तो ये वर्गांक वर्गीकार द्वारा पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग, जो मेन पृष्ठ होता है ना, ध्यान रखना, उसके जो मेन मुख्य पृष्ठ के जो पश्च भाग पीछे वाले भाग पर अंकित किया जाता है, अंकित क्या होता है। और इसकी जो प्रविष्टि है प्रथम शीर्ष रेखा, प्रथम शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा को क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट वर्टिकल भी कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए आप, इसकी जो एंट्री है जो प्रथम शीर्ष रेखा फर्स्ट वर्टिकल से की जाती है। अब फर्स्ट वर्टिकल क्या होता है, ये होता है कैटलॉग कार्ड। क्या होता है भाई, कैटलॉग कार्ड जो मेन एंट्री का होता है। तो सबसे पहले हमने लीडिंग सेक्शन पढ़ा, तो ये देखिए भाई लीडिंग सेक्शन, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी प्रविष्टि प्रथम शीर्ष रेखा फर्स्ट वर्टिकल। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट वर्टिकल। क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिकल। और ये लाइन जो होती है उसको कहते हैं सेकंड वर्टिकल। क्या होता है, सेकंड वर्टिकल। तो क्या कह रहा है, ध्यान रखना, ये वर्गांक वर्गीकार द्वारा पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग पर अंकित किया जाता है। इसकी प्रविष्टि प्रथम शीर्ष रेखा आता है फर्स्ट वर्टिकल। तो ये लीडिंग है, तो लीडिंग की जो एंट्री जो है ये यहाँ पर होती है। तो ये ध्यान रखना, ये MI क्या है, ये क्लास नंबर होता है। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्लास नंबर होता है, वर्गांक होता है। और R7 क्या है, ये बुक नंबर होता है, पुस्तक संख्या होती है। क्या होती है, पुस्तक संख्या होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्लास नंबर दिया जाता है, मैंने अभी बताया था। सबसे पहले क्लास नंबर दी जाती है, फिर 2 अक्षर के लिए जगह छोड़ी जाती है, उसके बाद बुक नंबर दी जाती है। बुक नंबर क्या होता है, पुस्तक संख्या होती है। क्या होती है, पुस्तक संख्या। अब देखो पुस्तक संख्या क्या होती है, जैसे मान लो कि लाइब्रेरी साइंस की 2-3 किताबें हैं, 4-5 किताबें हैं, तो लाइब्रेरी साइंस का वर्गांक तो क्या हो गया, 020 लिख दिया। अब जैसे सेम सारी किताबें जो है एक ही वर्ग संख्या से बन गई हैं, तो अब एक ही वर्ग संख्या नहीं तो देश कैसे पहचानेंगे आप। तो 020 तो 5 किताबों के ऊपर आपने वर्ग संख्या लिख दी, तो एक जैसी किताबें, एक विषय की बहुत सारी किताब होगी, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो वर्ग संख्या तो आपने दे दी, उसके साथ फिर अपन क्या करेंगे, जो है बुक नंबर देते हैं। और बुक नंबर ध्यान रखना, लेखक के नाम के आधार पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बताते हैं कैसे देते हैं बुक नंबर, बताइए। तो सबसे पहले आपको क्लास, देखो ये किताब है, किताब कौन सी है भाई, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये किताब फोटो है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वर्ग संख्या दी, वर्ग संख्या पता है आपको, डीडीसी के हिसाब से लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में क्या आता है, 020 आता है भाई नंबर। अब ठीक है ना, अब ये भी किताब आपके क्या है भाई, ये भी किताब है लाइब्रेरी की, और ये 5 किताबें हैं लाइब्रेरी की, ठीक है ना भाई। अब 5 किताबों के अंदर जो वर्ग संख्या तो सेम ही होगी, क्योंकि डीडीसी की पद्धति के हिसाब से लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए मुख्य वर्ग कौन सा है, मुख्य वर्ग कौन सा है, 020 है। अब सब लाइब्रेरी की किताबें, तो सब जगह आपने 020 दे दी, 020 दे दी, ठीक है ना, 020 दे दी। अब ये 020, अब इस किताब को कौन सी किताब को कैसे लेंगे, तो सारी किताबें जैसे सभी किताबें एक सेम वर्ग संख्या की हो जाती है, तो उसको अलग पहचान देने के लिए हम क्या करेंगे, बुक नंबर देंगे। सबसे पहले देते हैं क्लास नंबर, उसके बाद हम देते हैं बुक नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक संख्या। तो बुक नंबर दी जाती है या तो या तो लेखक के नाम के आधार पर, या फिर उसके किताब के जो प्रकाशन वर्ष होता है, प्रकाशन वालों किताब कब जो पब्लिश हुई थी। तो अगर इस किताब को बुक नंबर देना है, तो मान लीजिए इस किताब का नाम है, जैसे इसका लेखक का नाम है जैसे
इस लेखक का नाम है जैसे राकेश, क्या नाम है भाई, राकेश, ठीक है ना भाई। तो ये जो है वर्ग नंबर हो गया। तो वर्ग नंबर के बाद जो है आपको जो है इसके बाद में जो है लेखक का नाम लिख दीजिए आप राकेश, क्या लिख दीजिए, राकेश। राकेश भी पूरा नहीं लिख सकते हो तो आप RAK लिख देते, वो कटर के हिसाब से 3 वर्ड लिखे जाते हैं। कौन से वर्ड होते हैं, 3 वर्ड होते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बुक नंबर उसका, अगर आप बुक नंबर नहीं, अगर लेखक के नाम से नहीं दे सकते हो तो 020 करके उसके बाद जो है पब्लिकेशन उसका वर्ष, जैसे ये किताब 2004 में आई है तो आप क्या लिख दोगे, 2004 भी हो सकता है। तो आप जो बुक नंबर लेखक के नाम के आधार पर भी दे सकते हो और प्रकाशन वर्ष, ये किताब कब प्रकाशित हुई है उसके आधार पर भी दे सकते हो। तब ये वर्ष दे दिया ना तो ये आपके अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना, ये अलग अलग हो जाएगी तो पता चल जाएगा भाई कौन से वर्ष में ये किताब आई थी, ठीक है ना। तो बुक नंबर हमेशा लेखक के नाम के आधार पर भी दे सकते हो और प्रकाशन वर्ष के भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिए आगे। फिर उसके बाद है बुक नंबर अग्र रेखा लीडिंग लाइन पर, ठीक है ना, ये लीडिंग लाइन है आपके अग्र रेखा पर वर्ग अंक क्लास नंबर के पश्चात। तो सबसे पहले मैंने क्या था, ये क्लास नंबर है, क्या है भाई, ये क्लास नंबर है, सबसे पहले क्लास नंबर है। क्लास नंबर के पश्चात 2 अंकों का स्थान छोड़कर अंकित किया जाता है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्लास नंबर है M1, तो M1 तो हो गया क्लास नंबर। उसके बाद में बीच में ये दो संख्याओं का जो क्या जोड़ा जाता है, खाली जगह छोड़ी जाती है, ध्यान रखना। ये क्या रहा ना, तो बुक नंबर जो है लीडिंग लाइन, ये लीडिंग लाइन हो गई आपके। वर्ग संख्या क्लास नंबर, ये सबसे पहले क्लास नंबर दे दिया, उसके पश्चात 2 अंकों का स्थान छोड़कर, बीच में हम क्या देंगे भाई, 2 अंक का स्थान छोड़कर, ठीक है ना, अंकित किया जाता है। 2 अंकों के स्थान छोड़कर आगे क्या अंकित किया जाता है, बुक नंबर अंकित किया जाता है। ये जो मैंने परिभाषा लिखी है ये प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको। तो ध्यान रखना, लीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्लास नंबर लिखा जाता है, क्लास नंबर के बाद 2 अंकों का जो साइज है, 2 अंक की जगह छोड़कर फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, बुक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। वर्ग अंक क्लास नंबर तथा ग्रंथ अंक बुक नंबर के अंत में कोई चिन्ह अंकित नहीं किया जाता। इनके बाद ध्यान रखना कोई भी चिन्ह वगैरह अंकित नहीं होता, कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं आता है, कोई कोमा जो है सेमीकोलन कोलन इनके बाद नहीं किया जाता। यदि कोई संग्रह अंक का मतलब होता है कलेक्शन नंबर हो, उसको ग्रंथांक के ऊपर अंकित किया जा सकता है। देखो मैंने क्या कहा, अभी किताब में बताया था कि मान लो कि अगर पहले क्लास नंबर दे दिया, सेम अगर क्लास नंबर सभी किताबों को होगा तो हम बुक नंबर देंगे। अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारी जो लाइब्रेरी के अंदर CD आ जाती हैं और भी छोटी साइज में बड़ी साइज में किताबें आ जाती हैं तो उसको हम क्या देते हैं, कलेक्शन नंबर देते हैं। तो कलेक्शन नंबर हो तो उस ग्रंथांक के ऊपर, ग्रंथांक का मतलब तो बुक नंबर के ऊपर अंकित किया जाता है। अगर मान लो कि जो है सेम क्लास नंबर हो गए, राइटर भी सेम हो गया उसका, ठीक है ना, तो उसके बाद अगर कलेक्शन नंबर देना तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर आपको जो कोष्टक बना के क्या देना होगा, कलेक्शन नंबर आपको देना है। और क्रमांक को पेंसिल से अंकित किया जाता है, मैंने अभी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीडिंग सेक्शन में क्रमांक को पेंसिल से अंकित किया जाता है। कोई समस्या है क्या भाई आपको? इस लीडिंग सेक्शन में आपके सवाल बनेंगे 4। पहला सवाल बनेगा कि मेन एंट्री के कौन से अनुच्छेद में कॉल नंबर अंकित किया जाता है, तो आंसर होगा लीडिंग सेक्शन। दूसरा आएगा लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर किससे लिखा जाता है, तो ध्यान रखना पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है भाई। और ध्यान रखना लीडिंग सेक्शन, इसकी जो प्रविष्टि है, जो फर्स्ट वर्टिकल, ये जो लाइन है ये फर्स्ट वर्टिकल आती है, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये लाइन जो है सेकंड वर्टिकल, ये फर्स्ट वर्टिकल है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लीडिंग में, क्लास नंबर लिखेंगे, क्लास नंबर के बाद 2 अक्षर का लाइन छोड़ेंगे अपन, उसके बाद बुक नंबर, और उसके बाद अगर कलेक्शन नंबर आ जाता है तो ये बुक नंबर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, कलेक्शन नंबर लिखा जाएगा। ये क्रमांक संख्या के 3 भाग होते हैं, इसलिए मैंने क्रमांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉल नंबर है जो वर्गीकरण के अंदर मैंने पढ़ाया था, तीनों अच्छी तरीके से समझ लेना आप, ठीक है भाई। अब आगे देखिए आप, सुनिए। अब दूसरा जो अनुच्छेद है, पहला लीडिंग हो गया है भाई, दूसरा अनुच्छेद है जिसका नाम है भाई हेडिंग सेक्शन। क्या नाम है भाई, हेडिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षक अनुच्छेद। क्या कहते हैं भाई, शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में लेखक का नाम अंकित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में छप गया, समझ लीजिए आप 100%। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सवाल आ जाएगा भाई, किस अनुच्छेद में मेन एंट्री अर्थात मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में लेखक का नाम, लेखक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, राइटर या ऑथर, ठीक है ना, कि किस अनुच्छेद में लेखक का नाम अंकित किया जाता है, हेडिंग में। किस में किया जाता है भाई, हेडिंग में, ध्यान रखना, ठीक है। हेडिंग में लेखक का नाम अंकित किया जाता है। ये रो देखो, ये देखो सारणी हेडिंग है भाई, ये हेडिंग सेक्शन है, ये लेखक का नाम। जैसे किसी किताब का, ध्यान रखना, अगर किसी किताब का, जैसे मान लो कि मेरी आने वाली किताब है, तो मेरा जैसे नाम है सुमेर सिंह कछावा है, जैसे मान लो मेरे कोई भी किताब है, अगर किसी किताब का लेखक का नाम है सुमेर माली, क्या नाम है भाई, सुमेर माली, तो सीसी के अनुसार उसको कैसे लिखेंगे, तो जो लास्ट वाला वर्ड है, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल का सवाल है, ये सवाल आया हुआ है, तो वहाँ सवाल क्या बनेगा, अगर किसी किताब के जो लेखक का नाम सुमेर माली है, तो सीसी के अनुसार कैसा लिखा जाएगा, तो सीसी के अनुसार ध्यान रखना, सबसे पहले जो पीछे वाला वर्ड है, जैसे राकेश शर्मा, जैसे सुमेर माली है, तो ये प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, समझ लेना अच्छी तरीके से। सवाल आएगा किसी किताब के लेखक का नाम सुमेर माली है, तो उसे सीसी के अनुसार कैसे एंट्री करोगे, तो ध्यान रखना, तो सुमेर माली में पीछे वाला जो नाम होगा ना, उसको कैपिटल लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माली, क्या लिखोगे भाई, माली कैपिटल आएगा, फिर आप क्या बनाओगे, ब्रैकेट, क्या बनाओगे, ब्रैकेट, और सुमेर लिख दोगे आप, पहला अक्षर बड़ा, फिर ये हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है भाई। अगर ऐसा आ जाए किसी किताब का लेखक का नाम रमेश शर्मा है, क्या है भाई, रमेश शर्मा, तो शर्मा जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। वैसे टेंशन मत लीजिए, ये टॉपिक खत्म होने के बाद इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो राकेश शर्मा नाम है किसी का, तो शर्मा कैपिटल में लिखा जाएगा, और राकेश को क्या लिखा जाएगा, कोष्टक में लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग सेक्शन में ध्यान रखना, लेखक का नाम लिखा जाए, तो लेखक नाम कौन है भाई, सुमेर माली है, तो सबसे पहले माली कैपिटल में आएगा, ब्रैकेट में सुमेर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट करके उसकी जन्म तिथि 1999, फिर डैश करके, फिर कोष्टक बना के लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप लिखा जाता है, ध्यान रखना, हेडिंग में फुल स्टॉप आएगा। चलो शुरुआत करते हैं फिर से वापस एक बार, तो समझ में आ गया भाई, ध्यान रखना, सवाल आएगा मेन एंट्री के कौन से अनुच्छेद में लेखक का नाम अंकित किया जाता है, तो लेखक का नाम किस में अंकित किया जाता है, हेडिंग सेक्शन में किया जाता है। लेखक का नाम इस तरीके से एंट्री करेंगे, ये आगे डेट ऑफ बर्थ डैश लगा के फुल स्टॉप आएगा। परंतु निर्लेख पुस्तक होने पर, निर्लेख का मतलब होता है, मान लो कि अगर उस किताब का लेखक नहीं है, तो पुस्तक, निर्लेख पुस्तक का मतलब जिसके मान लो किसी किताब का लेखक नहीं है होने पर सहकार का नाम, सहकार का मतलब होता है कोलैबोरेटर, ध्यान रखना, कोलैबोरेटर का नाम अथवा ग्रंथ की आख्या टाइटल अंकित करने का निर्देश भी है। मान लो यहाँ पर जैसे लेखक का नाम नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना उसका जो सहकारक है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर सहकारक भी नहीं है तो ध्यान रखना ग्रंथ का जो टाइटल है, अंक जो है किताब का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम भी लिखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल यही बनेगा कि मेन एंट्री के किस अनुच्छेद में ध्यान रखना लेखक का नाम अंकित किया जाता है, तो लेखक का नाम अंकित किया जाता है हेडिंग सेक्शन में, ध्यान दीजिए। अब हेडिंग सेक्शन जो शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं, ये अग्र रेखा से अगले रेखा पर द्वितीय सेकंड वर्टिकल से शीर्षक रेखा आरंभ होता है। तो मैंने क्या कहा था, तो ये तो देखो लीडिंग, तो ध्यान रखना ये किस में है भाई, फर्स्ट वर्टिकल से शुरू होता है, लेकिन ये क्या है भाई, सेकंड वर्टिकल है। तो ध्यान रखना हेडिंग जो है आपके किससे भाई, सेकंड वर्टिकल से आरंभ होगा, तो ये सेकंड वर्टिकल के बाद आरंभ हुआ भाई, ये चीज ध्यान रखना। तो ये सेकंड वर्टिकल से शुरू होता है, समझ आगे भाई अच्छी तरीके से। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें करवा रहा हूं मैं आपको। ये सवाल मैं आपको 10 सवाल बता रहा हूं इस टॉपिक में, और वो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए आप। अब आता है तीसरा जो सेक्शन आता है जिसका नाम है टाइटल सेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आख्या अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आख्या अनुच्छेद भी कहते हैं।
नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, शीर्षक अनुच्छेद के बाद अगली पंक्ति पर द्वितीय उद्धृत रेखा, द्वितीय उद्धृत रेखा का मतलब होता है सेकंड इंडेंटेशन भी कह सकते हैं। और ध्यान रखना इंडेंटेशन को अंग्रेजी में इसका दूसरा, या इसको अपन अभी पढ़ रहा था ना, वर्टिकलर भी कहते हैं, फर्स्ट वर्टिकल या सेकंड वर्टिकल। तो ये मैंने कहा ना, ये रहा, ये फर्स्ट वर्टिकल है, इस वर्टिकल को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन भी कह सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सेकंड वर्टिकल कहते हैं। द्वितीय जो है शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा भी कह सकते हैं, उद्धृत रेखा भी कह सकते हैं, दो नाम इसलिए मैंने दोनों लिखा दिए। तो इसको ध्यान रखना, सेकंड वर्टिकल भी कह सकते हैं और सेकंड इंडेंटेशन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो शीर्ष अनुच्छेद या टाइटल सेक्शन की अगली पंक्ति पर ये सेकंड वर्टिकल से ये आरंभ होता है। तो कौन सा भाई टाइटल सेक्शन, ये रहा भाई आपके टाइटल सेक्शन, ध्यान दीजिए इधर जल्दी से, ठीक है ना भाई, ये रहा आपके टाइटल सेक्शन। क्या है भाई, टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन भी कहाँ से शुरू हो रहा, ये रहा देखो, ऑनलाइन स्कूल इंडिया लाइब्रेरी बूस्ट एडिशन 1, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, ये टाइटल सेक्शन है, ध्यान रखना। टाइटल सेक्शन का मतलब होता है किताब का टाइटल क्या है, तो किताब का नाम क्या है भाई, ऑनलाइन स्कूल लाइब्रेरी बूस्ट नाम से, तो किताब का ये टाइटल लिख दिया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इसमें क्या आएगा कि इस अनुच्छेद में मुख्य प्रविष्टि में एडिशन की सूचना दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल ऐसे ही बनेगा कि मेन एंट्री के किस एडिशन में जो है सॉरी मेन एंट्री के किस सेक्शन में, ध्यान रखना, मेन एंट्री के किस सेक्शन में संस्करण की सूचना दी जाती है। तो संस्करण की सूचना किस में दी जाती है भाई, टाइटल सेक्शन में दी जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप इसको जरूर साथ साथ उतार लीजिए, प्रैक्टिकल चीजें में काम आएगा, ध्यान रखना। इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला है, ध्यान दीजिए आप। तो इस अनुच्छेद में मुख्य प्रविष्टि जो है इसकी सूचना दी जाती है, ध्यान रखना, मेन एंट्री के किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना, तो टाइटल सेक्शन में किसकी सूचना दी जाती है, संस्करण की। सवाल क्या आएगा कि मेन एंट्री के किस अनुच्छेद में एडिशन की सूचना दी जाती है। तो एडिशन का मतलब होता है संस्करण की सूचना दी जाती है। तो संस्करण की सूचना किस में दी जाती है, टाइटल सेक्शन में दी जाती है। इसी अनुच्छेद में संपादक का नाम, एडिटर नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, एडिशन और एडिटर नेम को ध्यान रखना कौन से अनुच्छेद में अंकित किया जाता है भाई, टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा कि मेन एंट्री के किस सेक्शन में, मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में एडिटर्स नेम अर्थात संपादक का नाम अंकित किया जाता है। तो संपादक का नाम भी किस में अंकित किया जाएगा, टाइटल सेक्शन में होता है। और टाइटल सेक्शन कहां से शुरू होता है, सेकंड वर्टिकल से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है भाई, सेकंड वर्टिकल से शुरू होता है। और संस्करण विवरण, एडिशन जो स्टेटमेंट के पश्चात पूर्ण विराम, ये देखो, ये सबसे लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा भाई, फुल स्टॉप आएगा, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना भाई। तो ऑनलाइन स्कूल लाइब्रेरी बूस्ट, ये किताब का टाइटल है, मतलब किताब का नाम है, ठीक है। एडिशन 1 है एंड एडिशन बाय सानू, ठीक है भाई। इसको और किसने एडिट किया है, सानू के द्वारा किए हैं। ये सानू जो है मेरे वाइफ का नाम है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो जो एडिशन स्टेटमेंट जो है के पश्चात पूर्ण विराम जो है डॉट लगाकर यदि कोई सहायक है, कोलैबोरेट है, तो उसके नाम का उल्लेख किया जाता है। ये क्या कह रहा है, इसको पढ़िए कि एडिशन स्टेटमेंट के पश्चात, तो एडिशन स्टेट देखो, सबसे पहले क्या है टाइटल में कि किताब का टाइटल, तो मैंने किताब का टाइटल लिखा कि ऑनलाइन लाइब्रेरी बूस्ट एडिशन 1, ठीक है भाई। ये एडिशन 1 लिख दिया, किसके द्वारा लिखी जा रही है, ये सुमेर मालिक के द्वारा ये किताब लिखी गई है, एडिशन 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एडिशन स्टेटमेंट के पश्चात पूर्ण विराम, तो ये मैंने लास्ट में क्या लगा दिया भाई, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप कर देना, इसके पीछे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा दिया। यदि कोई सहायक है, सहायक का मतलब होता है इस किताब के अंदर मैं तो लेखक हुई हूँ लेकिन मेरा जो सहयोग किसी ने और दिया है, तो सहायक यानी कोलैबोरेट है, तो उसके नाम का उल्लेख किया जाता है। तो ये किताब मैंने लिखी है ऑनलाइन स्कूल लाइब्रेरी बूस्ट, ठीक है। इसमें हेल्प किसने की, कौन है सहायक, मेरी वाइफ है। तो ध्यान रखना, उसको ED बाई करके सानू लिख दिया, वाइफ का नाम
जो भी सहायक होता है उस सहायक का नाम, सहायक अलग कोलैबोरेट का नाम लिखा जाता है। लेकिन जो मेरी आने वाली जो किताब है उस किताब को जो है उस किताब में जो कोलैबोरेट कौन होगी, मेरी वाइफ होगी, ध्यान रखना। तो मैंने कोलैबोरेट अर्थात सहायक का नाम मेरी वाइफ का लिखा ED बाई सानू, ठीक है ना। तो और भी अगर जैसे आप में किताब लिख रहे हो तो मेरे साथ अगर कोई लेखक है जो मेरी हेल्प कर रहा है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो समझ में आ गया भाई टाइटल। अब आता है भाई चौथा सेक्शन, फोर्थ, जिसको कहते हैं भाई नोट सेक्शन। क्या कहते हैं भाई, नोट सेक्शन। ये टिप्पणी जो अनुच्छेद होता है इसको हिंदी में कहते हैं नोट सेक्शन की द्वितीय शीर्षक। द्वितीय शीर्षक मतलब सेकंड वर्टिकल रेखा से आरंभ होता है। तो ये देख लीजिए भाई नोट सेक्शन है और ये सेकंड वर्टिकल से आरंभ होता है। और इस अनुच्छेद में ग्रंथमाला, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ग्रंथमाला को अंग्रेजी कहते हैं सीरीज की जानकारी दी गई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाल आएगा कि मेन एंट्री के जो किस अनुच्छेद में ग्रंथमाला की सूचना दी जाती है। ग्रंथमाला का मतलब होता है सीरीज की सूचना दी जाती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज की सूचना दी जाती है। तो सीरीज की सूचना किस में दी जाती है, नोट सेक्शन में दी जाती है। ग्रंथमाला टिप्पणियों को वर्ताकार कोष्टक, ध्यान दीजिए, जो ये नोट्स अनुच्छेद नोट जो सेक्शन है इनमें जो है वर्ताकार कोष्टक सर्कुलर ब्रैकेट में बंद करके अंकित किया जाना चाहिए और प्रत्येक अंत में पूर्ण विराम अर्थात डॉट अंकित किया जाना चाहिए। जो भी अगर आप ग्रंथमाला को लिखोगे आप तो यहाँ पर जो है उसको कोई भी चीज को लिखोगे उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे और लास्ट में क्या लगाओगे भाई, फुल स्टॉप अंकित किया जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेते हैं, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, ओके। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर, समझ आ गया भाई। तो हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखी जाएगी, लास्ट में डॉट आएगा। जिस पंक्ति पर आख्या अनुच्छेद अर्थात टाइटल सेक्शन समाप्त होता है उसकी अगली पंक्ति पर सेकंड इंडेंशन या सेकंड वर्टिकल से टिप्पणी अनुच्छेद आरंभ शुरू हो जाती है। तो ये कह रहा है भाई टाइटल कहाँ से शुरू होता है, तो टाइटल यहाँ पर खत्म हो गया भाई टाइटल, ठीक है। टाइटल के जस्ट अगले जो है अगले लाइन से जो है नोट सेक्शन शुरू होता है, जस्ट आगे वाली लाइन से क्या शुरू हो जाएगा भाई, नोट सेक्शन शुरू हो जाएगा। ये तो इजी है भाई। टाइटल पर तीसरा पार्ट कौन सा है, टाइटल है। जैसे ही टाइटल खत्म होगा ये कह रहा है जिस पंक्ति पर टाइटल सेक्शन समाप्त होता है उससे अगली पंक्ति पर सेकंड वर्टिकल, ये सेकंड वर्टिकल है भाई, यहीं से शुरू होगा, यहाँ से सेकंड वर्टिकल या इंडेंटेशन से टिप्पणी या नोट सेक्शन आरंभ हो जाता है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, शीर्षक के नियम अनुसार जो है टिप्पणियों को क्या कहते हैं भाई, नोट सेक्शन। नोट सेक्शन 6 प्रकार की होती है, इनके द्वारा पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जाती है। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई, पहला होता है सीरीज नोट, इसके भी 3 भाग होते हैं, मल्टीपल सीरीज नोटेबल, एक्सट्रैक्ट सीरीज नोट और चेंज ऑफ द टाइटल नोट। दूसरा होता है आपके मल्टीपल सीरीज नोट, तीसरा एक्सट्रैक्ट, चौथा चेंज ऑफ टाइटल नोट और पांचवा है एक्सट्रैक्शन और छठा है एसोसिएटेड है। एक और नाम लिख देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके, बस इतना ही ध्यान रखना। नोट सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। नोट सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नोट सेक्शन में किसकी जानकारी होती है भाई, ग्रंथमाला की जानकारी होती है, ध्यान दीजिए आप इधर। अगला जो आपका है पांचवा जो पार्ट है भाई, 6 पार्ट होता है जिसमें पांचवा पार्ट है एक्सेशन नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिग्रहण संख्या। तो एक्सेशन नंबर परिग्रहण संख्या अनुच्छेद को आंतरिक पंक्ति पर प्रथम उद्धव रेखा हो गया भाई, ये रहा देखो, ये रहा आपके फर्स्ट वर्टिकल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान रखना, एक तो लीडिंग और ध्यान रखना एक्सेशन नंबर, ये 2 ऐसे होते हैं जो आपके फर्स्ट वर्टिकल पर लिखा जाता है। सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो अनुच्छेद हैं जो फर्स्ट वर्टिकल मतलब फर्स्ट वर्टिकल या फिर फर्स्ट इंडेंशन अर्थात प्रथम शीर्ष रेखा पर लिखा जाता है। तो प्रथम शीर्ष रेखा जो ध्यान रखना, तो प्रथम शीर्ष रेखा पर 2 चीजें लिखी जाती हैं, एक तो लिखी जाती है लीडिंग सेक्शन और एक लिखी जाती है एक्सेशन नंबर लिखी जाती है। बाकी ध्यान रखना हेडिंग, टाइटल और नोट, ये सब ध्यान रखना है। सेकंड जो है
वर्टिकल है, सेकंड वर्टिकल है, दूसरी जो शीर्ष रेखा पर लिखा जाता है, ठीक है। एंड इस अनुच्छेद में परिगण संख्या अंकित की जाती है। तो इसमें क्या की जाती है, एक्सेशन नंबर, ये रे भाई एक्सेशन नंबर अंकित किया जाता है। और परिगण संख्या अंकित करने के बाद कोई फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, तो लीडिंग सेक्शन में भी कोई फुल स्टॉप नहीं आता है और एक्सेशन नंबर में भी कोई फुल स्टॉप नहीं आता है, बाकी सब में आ जाएगा, ध्यान रखना। बाकी इन तीनों में ध्यान रखना, इसमें भी चिन्ह आएगा, इसमें भी चिन्ह आएगा, इसमें भी चिन्ह आएगा, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं आएगा, इसमें चिन्ह नहीं आएगा। सवाल दो बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो हैं जिनके पीछे फुल स्टॉप नहीं आता है या किसी प्रकार का चिन्ह नहीं आता है। तो दो ध्यान रखना, लीडिंग सेक्शन और एक्सेशन नंबर के पीछे कोई चिन्ह, कोई फुल स्टॉप नहीं आता है, जबकि हेडिंग, टाइटल और नोट, इन तीनों के पीछे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है फर्स्ट वर्टिकल मतलब प्रथम शीर्ष रेखा पर आता है। तो प्रथम शीर्ष पर लीडिंग और एक्सेशन नंबर आते हैं और बाकी जो है दूसरे जो है वर्टिकल दूसरे शीर्ष रेखा पर आते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इंडेंशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट वर्टिकल भी कह सकते हैं, उर्ध्व रेखा भी कह सकते हैं या फिर शीर्ष रेखा भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, समझ आ गया। आगे भाई लास्ट और फाइनल अंतिम देखिए आप, ठीक है भाई, ट्रेसिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आपके संकेत अनुच्छेद। क्या कहते हैं भाई, संकेत अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में। अब ट्रेसिंग सेक्शन लास्ट पार्ट होता है। सवाल आ सकता है कि भाई मेन एंट्री का जो अंतिम पार्ट कौन सा होता है। तो मेन एंट्री का अंतिम जो अनुच्छेद है, मेन एंट्री का जो 6 अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद कौन सा है। तो लास्ट अनुच्छेद ध्यान रखना ट्रेसिंग सेक्शन होता है। ये मुख्य प्रविष्टि का अंतिम अनुच्छेद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस अनुच्छेद में एक पुस्तक के लिए जितनी बार इतर प्रविष्टि, इतर का मतलब क्या होता है, एडेड एंट्री, ध्यान रखना है। ये हिंदी में इतर को सहायक भी कह सकते हैं, एडेड को इतर भी कहते हैं और एडेड को सहायक प्रविष्टि भी कहते हैं, निर्मित की जाती है और उन सभी को संकेत के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो ट्रेसिंग सेक्शन में क्या होता है कि एक पुस्तक के लिए जितनी बार एडेड एंट्री की जाती है, वो एडेड एंट्री जो है हमेशा ट्रेसिंग सेक्शन में होगी, उन सभी के लिए संकेत रूप में दर्शाए किए जाते हैं। इस अनुच्छेद में अंकित सूचना पाठक के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। जो ट्रेसिंग जो सेक्शन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जो है इंफॉर्मेशन जो रीडर के लिए नहीं होती है, बल्कि पुस्तकालय कर्मचारी को इस बात की जानकारी देने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा सवाल के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जो इंफॉर्मेशन होती है वो रीडर्स के लिए नहीं होती है। तो रीडर के लिए इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग सेक्शन में नहीं होती है, जबकि ये जो सूचना है वो सिर्फ लाइब्रेरी स्टाफ के लिए, लाइब्रेरी स्टाफ को जानकारी देने के लिए होती है। किसी पुस्तक की कितनी अतिरिक्त प्रविष्टि सूची में व्यवस्थित की गई है, इसलिए सूचना मुख्य प्रविष्टि पत्रक के पश्चिम भाग में अंकित की जाती है। तो ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है कि और भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा ट्रेसिंग सेक्शन के पीछे होती है, और एडेड एंट्री जो होती है, 2 एंट्री पढ़े हमने, आज हमने मेन एंट्री पढ़ी है, कल हम जो एडेड एंट्री पढ़ेंगे। तो एडेड एंट्री की जो जानकारी है वो आजकल जो है इसके ट्रेसिंग सेक्शन के पीछे लिखी जाती है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है भाई। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। मैंने जिस तरीके से सवाल बनाए हैं वैसे वैसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और कमल जी और मेरे मार्गदर्शन में जो किताब आ रही हैं वो जल्द आपको ऑब्जेक्टिव की किताब उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, तो नहीं है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी और नोट्स अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, तो ही आपका जीवन, आपकी जीत होगी। ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये चीज़ें कोई समझाने वाला नहीं है आपको, लेकिन मेरा ये अनुभव है 4 साल का, तब मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने कंपटीशन को पार लगाया है, ठीक है, वैसा वैसा मैं आपको मार्गदर्शन देने आ रहा हूँ। अगर वास्तव में आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8619577803, ठीक है भाई। कोई भी आपको पूछना है, और अगर आपको वास्तव में जो है और जो फ्री में आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। यूट्यूब चैनल का नाम है OSI फॉर
लाइब्रेरी साइंस आप सर्च कर लीजिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है भाई, तो आपको मैं फिर से ध्यान दीजिए, मैं आपको जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको फिर से इस फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट, ध्यान दीजिए, फिर से फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। ये मेगा टेस्ट 31 जुलाई को शाम को 6 बजे आयोजित किया जाएगा। ये आपकी पढ़ाई के दिशा परिवर्तन करेगा कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप, ये हमारा लोगो है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आप वहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन। आपने पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया इस और जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कमल जी वाले पे, इसलिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं और अच्छा मेहनत करूँगा, जैसे मैं CCC पढ़ाया, मैंने ACR2 ISBD मार्क पर शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।